माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही वेव ऑप्टिक्स की लगातार सीरीज, जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। और वो सभी स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं और खूब सारा अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और इसलिए एक बार फिर से हमारे इससे पहले के चल रहे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से लेकर आ गया वीडियो लेक्चर नंबर 5। जी हां, वेव ऑप्टिक्स की सीरीज का आज का लेक्चर 5वां वीडियो लेक्चर है। मतलब कि इससे पहले 4 वीडियो लेक्चर्स वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक को समझाने के लिए आ चुके हैं। सिलसिला थोड़ा लंबा चलने वाला है, आसानी से नहीं थमने वाला है, क्योंकि ये आदमी आपको हर एक टॉपिक बारीकी से पढ़ाने वाला है। और यही वजह है कि इंटरफेरेंस के टॉपिक को समझाने के लिए आज ये तीसरा लेक्चर है। टोटल सीरीज की बात करूं तो पूरी टोटल सीरीज में 5वां है, लेकिन इंटरफेरेंस का टॉपिक अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। इंटरफेरेंस का टॉपिक अभी चल रहा ही है। आपने नोटिस किया होगा कि इंटरफेरेंस के टॉपिक की जब मैंने शुरुआत करी थी तो सबसे पहला लेक्चर जो इंटरफेरेंस पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट वाज द वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जिक्र नहीं किया था, रादर कंडीशन फॉर कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन का जिक्र किया था। फिर मैंने कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वीडियो लेक्चर नंबर 4 में आपको मैंने बताया कि कैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। यानी वीडियो लेक्चर नंबर 2 वाज द स्टार्टिंग, वीडियो लेक्चर नंबर 3 वाज द कंटिन्यूएशन एंड वीडियो लेक्चर नंबर 4 वाज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। शुरुआत हुई थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कि कैसे लाइट वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनके इंटरफेयर करने से हमें बदले में कुछ प्राप्त होता है, और वही प्रॉपर्टी हमारी चल रही है। तो आपको बता दूं कि आज का लेक्चर भले ही एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसे समझने के लिए इससे पहले का लेक्चर बहुत अच्छे से आना बेहद जरूरी है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और इससे पहले के वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखो, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आज का लेक्चर भले ही नया है लेकिन कंटिन्यूटी का लेक्चर है। सो लेट अस कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ इंटरफेरेंस। तो मैं बताना चाहूंगा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टॉपिक को समझाने के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 4 में मैंने बहुत ही प्यारा एक वीडियो का क्लिपिंग आपके साथ शेयर किया था। और मुझे यकीन है कि अगर आप में से हर बच्चे ने ईमानदारी से मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 4 देखा है तो आपको मेरे द्वारा उस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाने वाली तकनीक बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और यंग्स नाम के वैज्ञानिक ने कैसे डबल स्लिट की मदद से 2 लाइट रेज को, या 2 लाइट रेज मुझे रेज नहीं कहना चाहिए, रे ऑप्टिक्स थोड़ी चल रहा है, फिर भी कभी कभी हो जाता है, 2 लाइट वेव्स को इंटरफेयर कराने का कैसा कामयाब एक्सपेरिमेंट किया, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। लेकिन आपको याद होगा जब मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको करा रहा था तो हम ये कह रहे थे कि 2 लाइट वेव्स जब आपस में सुपर इंपोज करती है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो दोनों की दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। और कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट की पहली कंडीशन ये होती है दैट दे टू मस्ट नॉट बी टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, रादर द 2 सोर्सेज मस्ट बी ऑब्टेन्ड from one single source. Then they are said to be very much coherent because they have a constant phase difference. भले ही उनके एम्पलीट्यूड अलग हो, लेकिन उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, जिसके कारण उनका सुपर इंपोज हो पाना काफी आसान हो पाता है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का क्या मतलब है मैं आपको भी समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं देखो ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है। जस्ट मेरी बात ध्यान सुनना, अगर ये दोनों साथ शुरू हुई, ये दोनों एकदम स्टार्ट चली, तो आपको क्या दिखाई देगा? दोनों का क्रेस्ट एक साथ दिखाई देगा, दोनों का ट्रफ एक साथ दिखाई देगा, फिर दोनों का क्रेस्ट और दोनों का ट्रफ, दोनों का क्रेस्ट और दोनों का ट्रफ, यानी दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रफ, दोनों का क्रेस्ट, दोनों का ट्रफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीरो पाथ डिफरेंस। दिस मींस जीरो पाथ डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस। अरे ये जीरो फेज डिफरेंस भी है और जीरो पाथ डिफरेंस भी है, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर थे। अब सुनना मेरी बात, देखो ये पॉइंट है, ये पहली वेव ये उठी ऐसे, ये दूसरी वेव ये ऐसे उठी। अब देखो, नाउ लुक एट देम, नाउ स्टिल दे बोथ आर हैविंग द सेम क्रेस्ट एंड सेम ट्रफ, बट दे हैव सम फेज डिफरेंस। जानते हो क्या फेज डिफरेंस है? इसका एम्पलीट्यूड 60 डिग्री पे उठा है, इसका 30 डिग्री पे उठा है,
So 60 minus 30, they have some constant phase difference. What was earlier? This is a zero phase difference and zero path difference. Path difference और phase difference, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में मैं बार बार जिक्र करूंगा। और पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस, ये दोनों शब्द आपके लिए कंफ्यूजन का कारण बन सकते हैं अगर आपने इन दोनों शब्दों पे अटेंशन नहीं दी। इसलिए जो भी मैं कहूं, जिस तरीके से कहूं या जिस तकनीक से समझाऊं, उसे बहुत अच्छे से समझना, ताकि आप जरा भी ना हो परेशान और आपको मिल जाए टॉपिक पूरा क्लैरिटी के साथ। अब सवाल आता है, सर आप एग्जांपल दे देते फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का। फेज डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द डिग्रीज। जैसे मान लो मैंने एक वेव लिखी y इज इक्वल टू a sin 30 डिग्री, y इज इक्वल टू a sin 30 डिग्री, और दूसरी वेव लिखी y इज इक्वल टू a sin 60 डिग्री। तो पहले वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या बनाया मैंने? y। दूसरी वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या बनाया? y। पहले वाली वेव का एम्पलीट्यूड क्या बताया था मैंने? a। दूसरे वाली वेव का भी क्या बताया? a। पहली वाली वेव साइन, दूसरी वाली वेव साइन, लेकिन इनका फेस डिफरेंस, यानी दोनों के फेस एंगल, इसको फेस एंगल भी कह सकते हैं, यानी दोनों के फेस एंगल में कुछ फेस डिफरेंस है। एक 30 डिग्री पे है, एक 60 डिग्री पे है, इसको फेस डिफरेंस कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस में क्या फर्क है? देखो, ये वेव यहां पर है, ये वेव यहां पर थी, ये वेव यहां पर है, ये यहां से उठी, ये यहां से उठी, दोनों साथ गए। नाउ लुक एट दिस। Do you really think that they are superimposing? Yes, they are superimposing. ऐसा नहीं है कि इनका सुपरइम्पोजिशन नहीं हो रहा है, इनका सुपरइम्पोजिशन हो रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस है। तो जो पाथ डिफरेंस है वो किस वजह से है, किस कारण से है, आपको समझ आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप अभी समझ जाओगे। सुनो, मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये पॉइंट ए है, यहां से एक वेव स्टार्ट हुई, क्रेस्ट और ट्रफ, सुनना मेरी बात, और उसके बाद इसी के पैरेलल पॉइंट बी से एक और वेव स्टार्ट हुई। ये अपना चली क्रेस्ट और ट्रफ, सुनना मेरी बात ध्यान से। फिर यहां से स्टार्ट हुई क्रेस्ट और ट्रफ। ध्यान से देखो, लुक एट दिस क्रेस्ट एंड लुक एट दिस क्रेस्ट। डोंट यू थिंक दैट दे बोथ विल superimpose with each other? Yes. But don't you think that this wave, when started from point B, this wave had already covered this particular wave? इसका मतलब इन दोनों के पाथ जो ये कवर कर रही हैं उसमें फर्क है। वो कैसे? जब ये पॉइंट सी पर पहुंची और ये पॉइंट सी पर पहुंची तो इसके टोटल 2 लैम्डा कवर हो चुके थे, और इसका अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही लैम्डा कवर हुआ है। दिस मीन्स कि इसके 2 लैम्डा और इसके लैम्डा में पूरे लैम्डा का फर्क है, पूरे लैम्डा का फर्क है। और आपको बता दूं कि लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेस एंगल, लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेस एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। एक बच्चा बोला मतलब भाई एक कंप्लीट वेवलेंथ को हम 360 डिग्री के बराबर मानते हैं। एक कंप्लीट वेवलेंथ को 360 डिग्री के बराबर माना जाता है। एक कंप्लीट वेवलेंथ को क्रेस्ट और ट्रफ को क्रेस्ट में जोड़ दो तो एक गोल बनता है। भाई अगर मैं इसे यहां ले आऊं, इसे यहां ले आऊं तो पूरा का पूरा एक गोल आकार बनता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ इज इक्वल टू 1 कंप्लीट वेव लेंथ। ये अगर 0 होता है तो ये 180 होता है, ये 90 होता है, ये 270 होता है, तो ये 360 होता है। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स जानने वाला हर बच्चा ये बात जानता है। अब एक क्लास 12 के बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर आप ये ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स की बातें अचानक से आज क्यों पढ़ाने लगे, और ये जो बातें आप बता रहे हो इनका आज के टॉपिक से क्या कोई लेना देना है? इन बातों का आज के टॉपिक से लेना देना नहीं, बहुत ज्यादा लेना देना है। यही वजह है कि मैंने टॉपिक शुरू अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले ही मैंने आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 2 शब्दों का मतलब समझा दिया। अगर आपको ये पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का मतलब समझ आ गया तो समझो मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में बहुत छोटा सा फर्क है। पाथ मींस द डिफरेंस इन द लेंथ that the particles or the light waves have covered
फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे स्टार्टेड मूविंग। सो पहली वेव ए से शुरू हुई थी और सी पे खत्म हुई, दूसरी वेव बी से शुरू हुई और सी पे खत्म हुई। यानी पहली वेव ने जो पाथ कवर किया वो ए से सी तक कवर किया, जो कि 2 लैम्डा के बराबर था। दूसरी वेव ने बी से सी तक जो पाथ कवर किया वो 1 लैम्डा के बराबर था। तो इसका मतलब कि इसका पाथ लेंथ यानी द पाथ लेंथ जो उसने कवर किया वो इसके पाथ लेंथ से डबल है। यानी दोनों के पाथ लेंथ में कुछ फर्क है, उसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। ये बात आज मैं बोल रहा हूं, इनफैक्ट आज मैं समझा रहा हूं, लेकिन आने वाले अगले 2 वीडियो लेक्चर्स तक शायद दोबारा इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस आज भी खत्म नहीं होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बारीकी से सारी चीजें बता रहा हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक कराना है, लेकिन उस छोटे से टॉपिक को भी कराने के लिए ये बात बहुत डिटेल में पता होना जरूरी है। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ टॉपिक क्लियर करना नहीं है, मेरा मकसद है टॉपिक समझाने के बाद आपको मेंटली प्रिपेयर करना एग्जाम में आने वाले उस हर क्वेश्चन के लिए जिसकी कंफ्यूजन उसके शब्दों से शुरू होती है। और शब्दों से होने वाली कंफ्यूजन ना सबसे गंदी होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ आ रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन में लिखे शब्द जो खेल खेल रहे होते हैं वो समझ नहीं आ रहा होता। और उस खेल को अगर आपको बीट करना है तो मतलब समझ आना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूं। तो आई होप आपको पाथ लेंथ समझ आ गया, पाथ डिफरेंस समझ आ गया। फेज डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए एक वेव फॉर एग्जांपल 60 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में मूव करी है और दूसरी वेव 30 डिग्री पे, तो उनके बीच में एक फेज डिफरेंस होता है। इसके बारे में आपने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अरे 11th क्लास छोड़ो, मैं तो कहता हूं 12th क्लास के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट्स नाम का जो चैप्टर है वहां भी आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है। आई होप मेरे बच्चों को ये बातें समझ आ रही है। कमिंग बैक टू व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू एक्सप्लेन, और जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था उसको समझाने से पहले मैंने ये क्यों बताया अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स का कॉन्टिन्यूएशन, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का कॉन्टिन्यूएशन, यानी टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक अभी भी चल रहा है। आइए आज हम क्या डिराइव करने वाले हैं। Today we are going to do a derivation। आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, वीडियो लेक्चर नंबर 4 में बताया गया था, वीडियो लेक्चर नंबर 4 में बताया गया था कि इफ पहली लाइट वेव का डिस्प्लेसमेंट, इफ पहली लाइट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है इज y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एंड सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, एंड सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट इज y2 is equal to a sin, rather a की जगह अब मुझे इसका एम्पलीट्यूड भी बदल देना चाहिए। मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड भी अलग है, b sin ओमेगा t plus phi, where phi is the phase difference, between the two waves. Then on account, I repeat my sentence, then account of superposition, on account of superposition and interference, the resultant wave का डिस्प्लेसमेंट, का एक्सप्रेशन, रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन विल बी y net is equal to r sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 4 में बताया था, लेकिन मैंने वहां डिराइव नहीं कराया था, और वहां मैंने ये बात कही थी कि ये हमें डिराइव करना है कि कैसे पॉसिबल है यार। ये जो हम करेंगे ना, हम यहां पे ये साबित कर रहे हैं कि 2 लाइट वेव्स आपस में जब इंटरफेयर कर रही हैं तो उनका इंटरफेरेंस कुछ इस प्रकार हो रहा है कि दोनों का सुपरपोजिशन
कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इसे एक और नाम से पुकारा जाता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि मैं मेंशन कर रहा हूं कि पहली लाइट वेव का डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा t है, दूसरी लाइट वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस phi है, जहां पे phi इज उनके बीच का फेस डिफरेंस, b इसका एम्पलीट्यूड, a इसका एम्पलीट्यूड। अब कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स तो है नहीं कि इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका एम्पलीट्यूड b है, तो डायरेक्ट a प्लस b कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो भी होगा उससे हमें ये प्राप्त होगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस हाउ, तो हमें इसी को डिराइव करना है। आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस expression is also called as the condition. This expression is also called as the condition of constructive interference. इस एक्सप्रेशन को हम कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। नाउ लेट अस डिराइव इट, हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। नाउ लेट अस डिराइव इट। जो एग्जाम में कम से कम 3 to 5 मार्क्स की आ सकती है, जो एग्जाम में कम से कम 3 to 5 मार्क्स की आ सकती है। और आज के वीडियो लेक्चर के बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी अ न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर, क्योंकि आज की डेरिवेशन से कुछ बहुत सारे छोटे फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं, जो मैं कोशिश करूंगा कि आज के वीडियो लेक्चर बना दूं। लेकिन अगर नहीं बना पाया ना, तो फ्रेश मूड से, फ्रेश वीडियो से बनाने का मजा ही कुछ हो रहा है, और न्यूमेरिकल भी साइड बाय साइड कराने का मजा ही कुछ हो रहा है। यानी अभी तक वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि एज सच कोई फॉर्मूला तो हमने डिराइव किया ही नहीं। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक लॉजिक से भरी हुई पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला डिराइव होते ही फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो फिर अब इंतजार किस बात का? अगर मेरे बच्चों को ये बात समझ आ गई है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। आइए अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और यहां पे मैं हेडिंग डालना चाहूंगा डेरिवेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे की जाती है डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में होता क्या है, या इस डेरिवेशन में डिराइव क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। डेरिवेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये जो डेरिवेशन है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, कि हम मान के चल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो कैसे हुआ है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं आप लिख रहा हूं, लेट द टू लाइट वेव्स that interfere या that undergo interference, let the two light waves that undergo interference be denoted as follows। पहला, y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to b sin omega t plus phi, where, I repeat my sentence, where A and B are the respective amplitudes, and phi is the constant phase difference, between them, constant phase difference between the two light waves, मेरे प्यारे इसे फाई भी बोलते हैं, कभी कभी फाई नॉट भी बोलते हैं, क्योंकि याद होगा आपको हमने 11th क्लास में फाई नॉट को इनिशियल फेज कहा था। इनिशियल फेज मतलब जो एक वेव के पास पहले से है, जो डायग्राम बनाया आई होप उससे समझ आया, तो उसे फाई नॉट बोल देते हैं। ठीक है, मेरे फाई नॉट इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स। नाउ एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y net is equal to y1 plus y2. So therefore y net is equal to a sin omega t plus b sin omega t plus phi naught। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
और हम लिख सकते हैं y net इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin a प्लस b की आइडेंटिटी लग जाएगी। यहां पे हम सब ने मैथ्स में आइडेंटिटी पढ़ी है। यहां पे sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। जिन्हें नहीं पता उन्हीं के लिए लिख रहा हूं, जिन्हें नहीं पता उन्हीं के लिए लिख रहा हूं। ब्रैकेट में sin ओमेगा t और साथ में cos phi नॉट प्लस cos ओमेगा t और साथ में sin phi नॉट। मेरे प्यारे प्यारे 12th क्लास के बच्चों, तो मैंने लिखा y net इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t और साथ में cos phi नॉट प्लस b cos ओमेगा t और साथ में sin phi नॉट। पहले देखो, इतना एक्सप्रेशन देखो, मैं बोर्ड के आगे से हट जाता हूं ताकि मेरे द्वारा लिखी हुई बातें आपको नजर आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मास्टर ने लिख दिया और पल्ले पढ़ नहीं रहा। तो मेरे लिए जरूरी है कि आपको चीजें समझ आए, मेरे लिए जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज पे कंप्लीट अटेंशन, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को जरा भी और कोई भी टेंशन। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या होगा। होना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, बहुत सारी किताबों में आपको ये फाइ नॉट लिखा हुआ मिलेगा और बहुत सारी किताबों में आपको फाइ लिखा हुआ मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले फाइ लिखा था और बाद में फाइ नॉट कर दिया, लेकिन अब मेरा वापस से मन कर रहा है कि मैं इसको फाइ ही रहने दूं, क्योंकि कुछ किताबों में फाइ ही लिखा हुआ है और कुछ किताबों में फाइ नॉट ही लिखा हुआ है। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, लेट इट बी फाइ ओनली, ठीक है। तो इसको फाइ रहने दिया, इसको फाइ रहने दिया गया, क्योंकि जैसा पहले मैं चाह रहा था मैं अब वैसा ही कंटिन्यू करना चाहता हूं। प्लीज पे अटेंशन। अब देखो, ये a sin ओमेगा t है, ये b sin ओमेगा t है और ये cos phi है। वो b cos ओमेगा t है और वो sin phi है। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? एक बच्चे ने बोला क्या लिख सकते हो सर, क्या लिख सकते हो? क्या मैं लिख सकता हूं? y net इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और b sin ओमेगा t वैसे sin ओमेगा t में कांस्टेंट निकालूंगा। अगर मैं sin ओमेगा t कांस्टेंट निकालता हूं तो मुझे मिलेगा a plus b cos phi। sin ओमेगा t कांस्टेंट निकालता हूं तो a plus b cos phi और मुझे वहां पे मिलेगा प्लस मेरे पास आया b cos ओमेगा t और साथ में sin phi। अब सुनना मेरी बात, यहां पे एक ऐसी चीज हम करेंगे जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन लॉजिकली वो सही है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, आपको समझ आ जाएगा। देखो, लुक एट दिस, इसको मैं लिख सकता हूं r cos phi। मतलब r cos phi क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि a और b एक्चुअली में तो है एप्टीट्यूड्स और cos phi, तो r cos phi से बोला मैंने। सुनना मेरी बात ध्यान से। और b और sin phi को, यानी जो b sin phi है, मेरी बात ध्यान सुना, b sin phi को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं b sin phi की बात कर रहा हूं। इसे मैं लिखूंगा r sin phi। अब बच्चों ने कहा हमें ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, ऐसा क्यों किया? मैं देखो लिख रहा हूं, लेट a प्लस b cos phi इज इक्वल टू r cos थीटा। एक मिनट, यहां पे मैंने फाइ लिख दिया r cos थीटा और यहां पे मैंने लिख दिया r sin थीटा। a प्लस b cos phi इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b sin phi इज इक्वल टू r sin थीटा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि why I repeat my sentence, do not try to give reason, do not try to give reason of this portion, do not try to give reason of this portion। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये क्यों किया, लेकिन आगे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों किया। भाई बात बताओ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूप दे सकता हूं? ऐसा कैसे दे दिया सर जी? क्या मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता हूं? दे सकता हूं, लेकिन कैसे सर जी? वो कैसे की डिटेल में जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूज जाओगे। तो यहां पे लेट किया गया। तो लेट जब भी किया जाता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। चलो देखते हैं सर, आप कह रहे हो तो मान जाते हैं। तो y net इज इक्वल टू sin ओमेगा t, sin ओमेगा t के बगल में ये था, ये बन चुका है। तो r cos थीटा
प्लस कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी के बगल में बी साइन फाइ था जो कि बन चुका है आर साइन थीटा। लुक एट दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस, y नेट इज इक्वल टू आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। दिस इज very much similar to sin A into cos B plus cos A into sin B. Therefore क्लास 12th के प्यारे बच्चों, y net is equal to r sin omega t plus theta is the final expression जो मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। और अब मुझे यकीन है कि आपको थोड़ा ये वाला हिस्सा डाइजेस्ट हो जाएगा कि भाई ऐसा करने की नौबत आई क्यों। तो मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं चाहता हूं कि एक बार बोर्ड पे जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इस बात पे आप दे पूरा ध्यान, ताकि ना हो आप में से कोई बच्चा जरा भी परेशान। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू टीच ईच वन ऑफ यू। दिस इज द रिजल्टेंट वेव। आई रिपीट माय सेंटेंस, this is the resultant harmonic wave. This is the resultant harmonic wave. This is the resultant harmonic wave of net amplitude R, where R क्या है ये अभी नहीं पता, where R क्या है ये अभी नहीं पता, where R क्या है ये अभी नहीं पता, क्योंकि R cannot be just A plus B, क्या सिर्फ A plus B को R मान लेंगे? अगर A plus B को R मानेंगे, इसका मतलब आपने सिंपल मैथमेटिक्स किया है, दोनों को प्लस कर दिया डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं किया। Where R अभी नहीं पता, तो R मैंने भी नहीं निकाला है। भाई R तुम क्या हो? R is the resultant amplitude, यानी अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड A है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड B है, और एक वेव और दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई है, तो दोनों का नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा नहीं पता। दोनों की नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी है पता। y is equal to r sin omega t plus theta is going to be the net displacement। मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैं चाहूंगा कि इस पूरी डेरिवेशन को आप एक बार अच्छे से देख लो। ये भी कोई आप सोचो कोई बहुत आसान चीज है, नहीं। वेव ऑप्टिक्स में ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अगर आप ध्यान दे तो आपको चीजें समझ आ सकती हैं। और हाँ, एक बात मैं साइड बाय साइड और बोलूंगा कि कुछ ऐसे एजम्पशंस और कुछ ऐसे लेट जरूर होंगे जिनका एक्सप्लेनेशन शायद मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन उनकी डिटेल में जाकर मैं आपको परेशान भी करने की सजेशन नहीं दूंगा। जैसे कि ये कुछ बच्चे कहते हैं नहीं जी मुझे तो जानना है ये कैसे हुआ। क्यों रे? अभी क्या हम रिसर्च फिजिक्स में जा रहे हैं? नहीं ना। क्या हम उसकी डेप्थ में जा रहे हैं? नहीं ना। तो बेसिक एक एजम्पशन है, बेसिक एक लेट है जिसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है जब वो चीज हमें आगे आती हुई नजर आई कि हाँ यार ऐसा होता होगा, ऐसा कैसे हुआ है कि डिटेल में भी नहीं जाना। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे जस्टिफिकेशन मांगते हो तो मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं मैं, लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे हुआ है। तो जस्टिफिकेशन ये है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सब्स्टिट्यूट किया गया है और इसको और इसको या इसकी और इसकी मदद से हमें आर निकालना आसान हो जाएगा। एक बच्चा बोला इसकी और इसकी मदद से आर, वो कैसे? आओ लेट अस नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ आर। तो मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, अगर मैं ये हिस्सा मिटा दूं जो कि थ्योरी वाला हिस्सा है, थ्योरी वाला हिस्सा मिटा दूं तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां मैं लिखूंगा लेट अस स्क्वायर, आई रिपीट माय सेंटेंस, लेट अस स्क्वायर इक्वेशन 1 and 2 एंड ऐड देम, यानी हम स्क्वायर कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को और उन्हें ऐड कर रहे हैं। तो देखो कैसे। इक्वेशन 1 क्या है? r cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी cos फाइ का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? r
साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन फाई का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो मेरे पास आया आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस नहीं प्लस 2ab cos फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। सुनना ध्यान से। नाउ आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई सिर्फ बी स्क्वायर बन जाएंगे प्लस 2ab cos फाई। ये वन बन गया। सो देयरफॉर R is equal to a square plus b square plus 2ab cos phi is the final expression। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों देखो, मैंने पहली वेव जो ली थी वो a sin ओमेगा t ली थी, दूसरी वेव b sin ओमेगा t प्लस phi। phi यहां भी आया, phi यहां भी आया, इसका मतलब ये जो किया वो सही किया। phi यहां भी आया, phi यहां भी आया, इसका मतलब जो ये किया वो सही किया। यानी अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड a है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड b है तो दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिर्फ a प्लस b नहीं है। तो आंसर ये है कि अगर हमारे पास एक लाइट वेव है ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड देयर इज अनदर लाइट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड b such that both the light waves have some constant phase difference phi, यानी दोनों के फेस में कुछ फर्क है। एक वेव क्रेस्ट ट्रफ फॉलो कर रही है, दूसरी वेव भी क्रेस्ट ट्रफ फॉलो कर रही है, लेकिन एक वेव 60 डिग्री पे जा रही है, एक वेव 30 डिग्री पे जा रही है। यानी कदम से कदम तो मिल रहे हैं, आप और आपका दोस्त लेफ्ट राइट लेफ्ट मार्च पास तो कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि जब आपका हाथ एक साथ आगे जाता है तो उसका हाथ भी एक साथ आगे जाता है, तो ऐसा लगता है दोनों साथ चल रहे हैं। फेस डिफरेंस इज 0। बट नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, कैन यू लुक एट दिस? क्या फेस डिफरेंस 0 है? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, फेस डिफरेंस में फर्क आ गया। खुद सोच के देखो, रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे कहीं पे अगर मार्च पास्ट होती है, एक अकेला सोल्जर का हाथ अगर बाकी सोल्जर्स के हाथ से मैच ना करे तो फेस डिफरेंस आ जाता है, लेकिन लेफ्ट राइट लेफ्ट तो वो भी कर रहा होता है, वही फेस डिफरेंस आप नोटिस कर पाते हो। और यहां पे हम यही बोल रहे हैं कि अगर एक लाइट वेव का एम्पलीट्यूड a है और दूसरी लाइट वेव का एम्पलीट्यूड b है और दोनों के बीच में फेस डिफरेंस phi है, तो दोनों वेव्स का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी a प्लस b, rather it is going to be a square plus b square plus 2ab cos phi, cos phi। एक बच्चा कहता है सर लेकिन सर सबसे अच्छा तो तब होगा ना जब दोनों साथियों के हाथ एक साथ चलेंगे। यस, सबसे अच्छा तभी होगा जब फेस डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि जब फेस डिफरेंस 0 होगा तो cos phi 0 होगा, cos phi 0 होगा तो मतलब cos phi 0 होने का मतलब cos phi का 0 होने का मतलब cos 0 is equal to 1 होगा, और जब cos 0 is equal to 1 होगा तो r is equal to a square plus b square plus 2ab होगा, और जब r square is equal to a square plus b square plus 2ab होगा तो r is equal to a plus b का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और r is equal to a plus b होगा। मतलब जब फेस डिफरेंस 0 होगा तब सीधा सीधा मैथ्स होगा, लेकिन जब फेस डिफरेंस 0 नहीं होगा तब सीधा सीधा फिजिक्स होगा, सीधा सीधा मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स का इस्तेमाल करके फिजिक्स होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड व्हेन द टू लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड सम फेस डिफरेंस इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली विद ईच अदर। प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, देखो मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी डेरिवेशन को अच्छे से देखो ताकि आपको ये एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आए और रह जाए फिर भी मन में कोई बवाल, या कह सकते हो कि उठ जाए मन में फिर भी कोई सवाल, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें रोका किसने मचाने से बवाल। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड ईच वन ऑफ यू टू नॉट जस्ट थॉरोली अंडरस्टैंड बट क्लियरली अंडरस्टैंड। पता है लेकिन क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या कंडीशन जिसके बारे में आज आप सिखाना चाह रहे थे वो कंडीशन फिनिश हो गई है? तो मेरा जवाब है नहीं, कंडीशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी जिस कंडीशन का मैं जिक्र कर रहा हूं वो कंडीशन अभी भी फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि कंडीशन इस बात पर डिपेंड करती है कि कंडीशन है क्या।
कंडीशन ये है कि मैं चाहता हूं कि दो लाइट वेव्स आपस में जब इंटरफेयर करें तो उनका इंटरफेरेंस कुछ ऐसा हो कि आर हमें मैक्स मिले। आर मैक्स मिलने का मतलब कि हम चाहते हैं कि हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले। एक बच्चा बोला इंटेंसिटी, अब ये इंटेंसिटी कहां से आ गई? इंटेंसिटी का जिक्र तो आपने पहले किया था, I is equal to I1 plus I2 2 root I1 I2 cos phi। अरे वाह, I is equal to I1 plus I2 plus root 2 root I1 I2 cos phi। याद करो इससे कितना मिलता जुलता है। आओ उस इंटेंसिटी वाले एक्सप्रेशन को भी यहां पे यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब दो लाइट वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छे से होने का मतलब कि दोनों पूरी तरह से ऐड होने चाहिए, यानी ए और बी डायरेक्ट। और ए और बी डायरेक्ट ऐड कब होगा? ए और बी डायरेक्ट ऐड तब होगा जब यहां पे फाई जीरो होगा, यानी जीरो फेज डिफरेंस पे ये चीज पॉसिबल है। आओ लेट अस टॉक कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पूरी डेरिवेशन मैं मिटा रहा हूं, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको यहां तक लेकर आया हूं उस सीक्वेंस को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं कि हमने शुरुआत कैसे करी। अब बात करते हैं समरी ऑफ द फ्लो चार्ट। आइए अब बात करते हैं समरी की। समरी फ्लो चार्ट। आइए समरी फ्लो चार्ट। तो समरी फ्लो चार्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यह आपकी मदद करेगा चीजों को समझने में। समरी फ्लो चार्ट कहता है कि सबसे पहले हमने उठाई लाइट वेव्स जो आपस में इंटरफेयर कर रही है। हमने उठाई लाइट वेव्स जो आपस में इंटरफेयर कर रही है, यानी वो लाइट वेव्स जो आपस में इंटरफेयर कर रही है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि उनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली हो रहा है, एंड उनके बीच कुछ फेस डिफरेंस फाई अभी है, ये हम मान के चल रहे हैं। भाई देखो मैं डिस्ट्रक्टिव की भी बात करूंगा, लेकिन फिर भी हमारा डेरिवेशन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लाइट वेव जो आपस में इंटरफेयर कर रही है, कौन सी लाइट वेव? पहली लाइट वेव y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस फाई। जब हमने इसका इंटरफेरेंस कराया तो मैं यहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत सीधा सीधा हमें प्राप्त हो गया y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और जब हमने वैल्यूज पुट करी, तामझाम किया, तो हमें y नेट जो मिला वो मिला r sin ओमेगा t प्लस थीटा। मेरे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, where r came out to be a square plus b square plus 2ab cos phi। r came out to be a square plus b square plus 2ab cos phi, यानी net amplitude of the final wave after interference। also हम डिराइव कर चुके हैं, क्या डिराइव कर चुके हैं कि I net इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। और मैंने आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि I net I1 प्लस I2 हो, और वो तब होगा जब ये हिस्सा शून्य होगा। और ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में साबित भी करके दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं उससे काफी मिलती जुलती एक चीज है। फिलहाल के लिए जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करो। फिलहाल के लिए हमारा फोकस इस पे चल रहा है। आओ बात करते हैं केस 1 की। केस 1, आई रिपीट माय सेंटेंस। केस 1 क्या कहता है? R को मैक्स होने के लिए सुनना मेरी बात, cos phi मैक्स होना चाहिए। cos phi मैक्स
होना चाहिए। मतलब कि या फिर आप कह सकते हैं हम चाहते हैं कि r मैक्स हो जाए तो उसके लिए cos phi को मैक्स करेंगे। अब cos phi के मैक्स होने का मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूं, खुद सोच के देखो कि cos phi की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम क्या होती है, 0, मैक्स टू मैक्स क्या होती है, 1। तो cos phi की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए यानी 1 होनी चाहिए, क्योंकि जब cos phi 1 होगा, जब cos phi 1 होगा तब r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। एंड तब सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तब r मैक्स a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। r मैक्स a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 need to understand. Now the question arises कि सर आप तो तब से कह रहे हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, a प्लस बी होगा, a प्लस बी होगा। खुद सोच के देखो, जब हमने यहां स्क्वायरिंग करी थी तो r के ऊपर स्क्वायर था, यानी ये भी अभी r के ऊपर स्क्वायर है, और यहां भी अभी r के ऊपर स्क्वायर है, और अभी भी यहां पे r के ऊपर स्क्वायर है, अभी भी यहां पे r के ऊपर स्क्वायर है। जब स्क्वायर वहां जाएगा तब r इज इक्वल टू a प्लस बी होगा। अगर इस बात पे यकीन नहीं है तो एक बार पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, आप नोटिस करोगे कि मैंने यहां पे r के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया था, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी थी, रैदर r स्क्वायर को कॉमन ले लिया था, r स्क्वायर को कॉमन ले लिया था। उसके बाद यहां पे r के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, अभी लगाया ना, लेकिन अभी लगाया, पहले नहीं लगाया था, अभी लगाया। तो r स्क्वायर जब कर रहे हैं तो r स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, तो r कम्स आउट टू बी a प्लस b, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी a प्लस b। ये कंडीशन है, cos phi मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, cos phi मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। cos phi मैक्सिमम मतलब +1, cos phi मिनिमम मतलब -1, और मिनिमम होने पर आपको पता क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी r मैक्स अगर a प्लस b है तो r मिनिमम a माइनस b होगा। समझ रहे हो? देखो एक बार तसल्ली से देखो मैंने क्या किया है, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार तसल्ली से देख लो कि r मैक्स क्या होगा और r मिनिमम क्या होगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a प्लस b होता है। ये तो बस एक छोटी सी कंडीशन है जो मैंने बताई है। एक बच्चा कहता है सर अब खत्म हो गई क्या? अगर मैं कहूं नहीं अभी भी खत्म नहीं हुई तो कब तक चलेगा सर ये सिलसिला? अभी लंबा चलने वाला है। लेकिन हाँ, डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है, डेरिवेशन में हम यहां तक पहुंच गए, कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके साथ और बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है, और जो बताया जा सकता है वो एक्चुअली में न्यूमेरिकल पार्ट है, वो एक्चुअली में फॉर्मूले वाला पार्ट है। और पता है जब मुझे लगता है ना कि मुझे कोई चीज ज्यादा डिटेल में बतानी है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको पहली बार में अधूरा बताऊं, ताकि जब अगली बार बताऊं तो जो पहले अधूरा बताया उसे दोबारा बताने का मौका मिल जाए। एक बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा, पता है क्या सोचकर, सर अब ये मत कहना कि ये पूरा डेरिवेशन आप अगले वीडियो लेक्चर में दोबारा बताओगे। अगर मैं कहूं हाँ तो, अगर मैं रिपीट कर दूं और अगर मैं सब कुछ दोबारा से समझा दूं तो क्या बुरा है सर? फिर उतना ही टाइम दोबारा लग जाएगा? नहीं, क्योंकि जो आज सब कुछ डिटेल में बताया है वो तब डायरेक्ट बताऊंगा, और ये कहकर बताऊंगा एज वी हैव ऑलरेडी डन इन वीडियो लेक्चर नंबर 5। आई होप बातें समझ आ रही है। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मैं आज के लेक्चर को यही समाप्त करता हूं, लेकिन टॉपिक का अंत अभी ऐलान नहीं करता हूं। अभी एक वीडियो लेक्चर और आएगा, बस एक वीडियो लेक्चर और, मतलब इंटरफेरेंस का सर आखिरी वीडियो लेक्चर होगा। हाँ बच्चों, इंटरफेरेंस का आखिरी वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी वीडियो लेक्चर नंबर 6, और वीडियो लेक्चर नंबर 6 देते ही मैं इंटरफेरेंस नामक प्रॉपर्टी का अंत का ऐलान कर सकता हूं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ टुडेज टॉपिक एंड द फिनिशिंग ऑफ व्हाट वी हैव डन टुडे। नहीं, मुझे लग रहा था कि अगला वीडियो लेक्चर इसका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, फिर मुझे अभी रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अभी तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है। नहीं बच्चों, अभी 2 वीडियो लेक्चर आएंगे, यानी जो अगला वीडियो लेक्चर होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट,
दैट इज गोइंग टू द सेकंड लास्ट, मे बी सेकंड लास्ट, क्योंकि अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फाइनल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन नहीं हुई है। तो अभी आज का वीडियो लेक्चर के बाद का अगला वीडियो लेक्चर नंबर 6 लास्ट नहीं होने वाला है, 7वां या फिर 8वां, टाइम इतना लग जाएगा। तो चलो मैंने आपको बता दिया, अभी आप संतुष्ट होकर बैठो। ये लेक्चर के बाद एक लेक्चर और आएगा, फिर उसके बाद एक लेक्चर और आएगा, और हो सकता है कि वो लास्ट हो। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर की बातें मैं अगले वीडियो लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करूंगा, इसलिए दीजिएगा पूरा ध्यान, दीजिएगा पूरी अटेंशन, ताकि ना हो मेरे किसी बच्चे को कोई जरा सी भी टेंशन। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपने आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, या ये दोनों चीजें करी हो या ना करी हो, डेरिवेशंस की अगर लिखकर प्रैक्टिस नहीं करी है, तो कम से कम वो तो करो जिससे आपको फायदा मिलता है। मेरे फायदे के बारे में बाद में सोचना, मैं आपके फायदे में आपका फायदा देखकर अपना फायदा निकाल ही लूंगा। थैंक यू वंस अगेन प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, गुड नाइट।